सो गाइस, आज है आपका सेट नंबर 22 MB बुक से ही। अब तक हम लोग 21 सेट इसके अपलोड कर चुके हैं। कल रात हालांकि एक सेट होना था अपलोड, जो कि नहीं हो पाया इन कारणों से लेकिन ये आज का पहला सेट नंबर 21। बात शुरू करते हैं सेट से। यस, MB के बुक से चल रहे हैं सेट हमारे न्यू बुक से। ये 2019 में आए हुए सेट हैं, पेपर हैं जो 2018 के नाम से छपे हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिहाज से आपको ये करने ज़रूरी है। आज का पहला क्वेश्चन है वोकेबलरी से। कह रहा है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड। आपको उसका एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका स्टेल। स्टेल माने होता है बासा, यानी कि रात का खाना वगैरह जो बच जाए उसे बोलते हैं बासा। रात के खाने को बासा या बासी, यस उसे बोलते हैं स्टेल। अब आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, तो यानी कि आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड। पहला वर्ड है आपका फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है सपाट, या मकान को ही बोल देते हैं फ्लैट। अगला है फ्रेश। फ्रेश माने ताज़ा। ड्राई। ड्राई माने सूखा। सौर। सौर माने खट्टा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ़िलहाल फ्रेश। नेक्स्ट है आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड रोंगली स्पेल्ड है। तो वोकेबलरी हमारे पास में पहला वर्ड है डेफिनेट। DEFINATE। मोस्टली बच्चे यही स्पेलिंग लिखते हैं इसकी और गलती कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं DEFINATION डेफिनेशन, जबकि डेफिनेशन की स्पेलिंग ये लिखना गलत है। डेफिनेशन की स्पेलिंग में DEFINITION आता है, यानी कि एन के बाद आई आएगा। उसी तरह से डेफिनेट की स्पेलिंग में भी DIFINITA आएगा, यानी कि आपकी पहले ही स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। डेफिनेट की पहले वाला ही आपका रोंग है इसका। बाकी भी यहाँ पे जो है वर्ड आपके वो आपका डिफ़ाइन, किसी को डिफ़ाइन करना यानी कि उसका मीनिंग बताना, क्लियर करना, एक्सप्लेनेशन करना। उससे अगला वर्ड आपका डिफॉर्म। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार, जब भी किसी वर्ड का आगे आ जाए DE समझो उसका मतलब हो रहा है नेगेटिव, उल्टा। जैसे कि फॉर्म माने होता है रूप। क्या होता है फॉर्म माने रूप, और डी माने किसी चीज़ के रूप को नेगेटिव, यानी कि कुरूप, यानी कि रूप को ख़राब करना, यानी कि स्वरूप ख़राब कर देना, डिफॉर्म। अगला है डिफ्लेट। फ्लेट माने फुलाना, और डिफ्लेट मतलब पिचका देना किसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिचका देना, मीनिंग इसका। यानी कि इसका आंसर तो फिलहाल है पहला ही, लेकिन मैंने आपको बाकी के मीनिंग भी आपको समझा दिए। नेक्स्ट वर्ड देखें। नेक्स्ट है आपको बताना है एंटोनियम्स। फिर से वर्ड है आपका थर्ड डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। घने से मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, उसे बोल देते हैं डेंस। डेंस यानी कि घना। ऑप्शन हमारे पास में स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है विरल, यस, जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम हो। नेक्स्ट आपका थिक। थिक माने गाढ़ा, यानी कि वही जहाँ पे भीड़ थोड़ी सी अधिक हो। नेक्स्ट है आपका कंडेंस। कंडेंस का मतलब भी होता है आपका गाढ़ा से ही। और उससे अगला वर्ड है आपका ओपेक। ओपेक यानी कि कोई ऐसी वस्तु, ऐसा चीज़ जिसके आप आर पार देख भी सकें और नहीं भी, यानी कि तेल लगा हुआ कागज़। नेक्स्ट है आपका PQRS। आपको बनाना है सीक्वेंस इन ऑर्डर में। आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। यस, सेंटेंस से कह रहा है कि द मूव्स फॉलोज लास्ट वीक फेटल्स इथोपियन एयरलाइंस क्रैश। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स बोइंग हैज़ ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट of its 737 MAX aircraft. Last October, a plane from the Indonesia-based carrier Lion Air had also crashed under similar circumstances. That was the second time in 5 months a 737 MAX has crashed. सबसे पहले हमें इस सेंटेंस में ढूंढना होगा फर्स्ट पर्सन कौन सा है इसका। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन जो स्टार्ट हुए हैं, पहला ऑप्शन हुआ A से, दूसरा B से, फिर B से और फिर D से, यानी कि C इसका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा कि लास्ट ईयर अ प्लेन फ्रॉम द इंडोनेशिया बेस्ड करियर लाइन एयर बेस्ड ऑल्सो क्रैश्ड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, यानी कि इन्हीं परिस्थितियों के अंदर वो भी क्रैश हुआ था। यानी कि किन परिस्थितियों के अंदर, इससे पहले कोई परिस्थिति आपकी गुजर चुकी है, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या हो सकता है। द मूव फॉलोज लास्ट वीक
fatal Ethiopian Airlines crash. Aircraft manufacturers Boeing has grounded the entire global fleet of its 736 मैक्स एयरक्राफ्ट। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यस, यानी कि आंसर हो जाएगा तो इससे या इससे। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बोइंग हैज़ ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट ऑफ इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, इनका हो चुका है। अब उसके बाद क्या कह रहा है आपसे वो नेक्स्ट पोर्शन में, द मूव फॉलोज लास्ट वीक फैटल इथोपियन एयरलाइन क्रैश, यानी कि इसके बाद आपका आएगा ए। फिर आपका डी कह रहा है कि दैट वाज द सेकंड टाइम, यानी कि दूसरी बार था जब कोई एयरप्लेन क्रैश हुआ है। फिर डी और उसके बाद में सी, यानी कि बी ए डी सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी कि फूलों का ऐसा संग्रह जिसको आप गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकें, उसको बोलते हैं बकेट। क्या बोलते हैं इसको? बकेट, BOUQUET, बकेट बोल देते हैं, यानी कि गुलदस्ता एक तरह से। तो उसका आंसर हो जाएगा पहला ही, फिफ्थ का। यस, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही। उससे अगले वर्ड भी हमारे पास में कुछ जो आपको पता ही होंगे, पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। यस, रेथ माने माला, गार्डन माने भी हार, बंडल मतलब समूह की चीज़ का, तो यहाँ पे ये वर्ड नहीं होंगे इसके। अ लार्ज डीप मेटल पोट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, एक बड़ा गहरा मेटल धातु का बर्तन जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है खुले आग के ऊपर। वर्ड है आपका पहला बैरल। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका कैटल, स्किलेट और कॉटरड्रॉन, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कॉटरड्रॉन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कढ़ाई जैसा, कॉटरड्रॉन। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज बीइंग थ्रोली चेक्ड बाय द कस्टम्स ऑफिसर, इसका बनाना आपको एक्टिव, यानी कि सेंटेंस पहले ही पैसिव है बिकॉज उसने वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। आप जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो आपको वॉज वर में से कोई भी एक प्लस ING को ढूंढना होगा। अब वो कितनों में ज़रा उसे ढूंढिए, कम से कम फर्स्ट में नहीं है, हैज़ बीन आया, सेकंड में भी वॉज वर प्लस ING नहीं है, थर्ड में है वॉज वर प्लस ING और फोर्थ में भी है वॉज वर प्लस ING। अब सेंटेंस बनेगा आपका बाय वाले के बाद से, यानी कि द कस्टम ऑफिसर से। द कस्टम ऑफिसर है आपका डी में सिर्फ, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी। यस, जिसका करेक्ट आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, ये है आपका क्लोज टेस्ट से, सॉरी कह रहा हूँ क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग से एक एरर हर रोज़ आ रही है, आप लोग चेक कर रहे होंगे। कह रहा है कि ही केम लेट और फिर बनाया उसने वॉजंट इट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पोर्ट सेंटेंस है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको क्वेश्चन टैग बनाते हैं डोंट से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES हो तो क्वेश्चन टैग बनता है आपका डजंट से, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी डिड। यस, ये याद रखें आप। अगर आपकी हो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म तो क्वेश्चन टैग में लग जाएगा आपका डोंट, फर्स्ट फॉर्म में हो एस या ES तो क्वेश्चन टैग में लग जाएगा आपका डजंट, सेकंड फॉर्म होगा सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग बनाते हुए लगाएंगे उसका डिडंट। जैसे कि उसने कहा शी प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ मुझे दिख रहा है एस या ES, क्या दिख रहा है? तो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे डजंट शी। क्या बनाया क्वेश्चन टैग इसका? डजंट शी। उसने कहा आई प्ले क्रिकेट, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट आई। यस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी। उसने कहा आई प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म में आप बनाएंगे डिडंट आई। यस, यहाँ सेंटेंस में भी यही है आपका, कह रहा है कि ही केम लेट। केम है आपके सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपको लगाना होगा डिडंट या डिडंट, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। डिडंट लगाना होगा, साथ में लगाना होगा सब्जेक्ट डिडंट ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में से ए। ये था क्वेश्चन टैग का पूरा स्ट्रक्चर बनाने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 9। ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज। कह रहा है कि
प्रत्येक डांसर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो ये मुश्किल है ये पता लगाना कि सबसे अच्छा कौन था, ये कहना चाह रहा है। यस, ईच डांसर परफॉर्म्ड, यहाँ पे वेरी वेल कहा उसने, दैट, यहाँ वेल आपका एक एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आप यहाँ लगाएंगे सो। यस, वेरी नहीं लगाएंगे। सो ईच डांसर परफॉर्म्ड सो वेल दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज। एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको सो लगाना होगा, सब ज़्यादा बेस्ट रहेगा सेंटेंस आपका ये। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ़िलहाल बी, यानी कि 9th का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, चलते हैं 10th में। 10th में आपको बतानी है ग्रामेटिकल एरर क्या होगी। सेंटेंस से आपका कह रहा है कि शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी। शी फॉरगॉट लॉक द डोर, ज़रा गौर करें आप यहाँ पे, आगे की बात की है। शी फॉरगॉट लॉक द डोर, यहाँ फॉरगॉट एक वर्ब है। फॉरगॉट क्या आपकी एक वर्ब, वो भी सेकंड फॉर्म में। उसके बाद लॉक भी एक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। सो दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, यानी कि याद रखें वर्ब से वर्ब को जोड़ने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तरीका है वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू, और बाद वाली हमेशा रहेगी फर्स्ट फॉर्म में, हमेशा से मतलब 99% केसेस में। 1% केसेस है जहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, जहाँ पे ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, लेकिन ये टू से जुड़ी हुई है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में है। आई एम गोइंग टू प्ले। यस, तो यहाँ पे काम करते हैं प्रीपोजिशन कुछ इस तरह से, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का। क्लियर बात? उसके बाद बढ़ते हैं आगे सेंटेंस नंबर, यानी कि यहाँ पर टू लॉक होना चाहिए। ऑप्शन कहाँ गया है देखते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट में। नेक्स्ट आपको फिल करना है, कह रहे कि इन द वेक ऑफ रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन फोर्सेस हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। पहला वर्ड है यहाँ पे डिपार्टेड। किसी ट्रेन वगैरह के लिए जब छूट जाती है ट्रेन तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यानी कि प्रस्थान करना। यस, आपने भी देखा हो कई बार जब आप स्टेशन वगैरह पर जाएंगे तो लिखा होता है वहाँ पे अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, यानी कि आने का समय और जाने का समय। यस, सो डिपार्ट बोलते हैं ट्रेन वगैरह के लिए जाने के लिए। अगला है डिप्लॉय, DEPLOY। डिप्लॉय का मतलब होता है सेना वगैरह को कहीं तैनात करना, सेना को तैनात करना। भले आप सेंटेंस का मीनिंग ना निकाल पाए हों, लेकिन आप सेंटेंस से इतना तो समझ गए होंगे सेंटेंस में बात सेना की हो रही है, आर्मी की हो रही है। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, यानी कि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने की वजह से फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। फोर्सेस को जो है तैनात कर दिया गया है कुछ लोकेशंस पर, और इस बात को लेकर के कि मतलब कोई भी एक्शन लेना पड़े तो ले, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगला है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और डिपोर्ट का मतलब भी होता है प्रस्थान करना है। यस, डिपोर्ट का मतलब होता है सॉरी देश से निकाल देना, माफ़ी चाहूँगा। डिपोर्ट मतलब देश से निकाल देना। पोर्ट मतलब होता है टू कैरी, यानी कि ले जाना। डी का मतलब होता है आपका नेगेटिव, टू कैरी मतलब बाहर ले जाना, दूर ले जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है ईडियम आपका इन द पिंक। इन द पिंक, जब पिंक कहते हैं ना किसी के गाल पिंक पिंक हों जब किसी के गाल, तो यानी कि उसका एक चरम स्तर है वो एक खूबसूरती का, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ होना। क्या होना? स्वस्थ होना पूरी तरह से। एक और ईडियम इसके लिए बड़ा प्यारा याद आता है, एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल। आप हाउ आर यू के जवाब में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे अगर हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं कि आई एम एज फिट एज फिडल। तो यहाँ पे ऑप्शन है इन पिंक ड्रेस, जी नहीं। इन द लाइमलाइट, जी नहीं। इन अ हैप्पी मूड, जी नहीं।
इन गुड हेल्थ, जी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही। नेक्स्ट है आपका वर्ड लेथल, LETHAL, इसका मतलब होता है घातक। घातक मीनिंग है इसका, सनी देओल वाली फिल्म नहीं, घातक सिर्फ इसका अर्थ है। अगला है हार्मलेस, हार्म माने होता है हानिकारक, लेस लगने पर उसका मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि जो हानिकारक ना हो। उससे अगला वर्ड आपका हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। फैटल का मतलब भी होता है घातक ही। और उससे अगला है आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माना होता है मजबूत, ताकतवर, हट्टा खट्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिलहाल सिनोनिम्स बताना है। यस, क्योंकि 2 एंटोनिम्स शुरुआत में ही आ चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फैटल, यानी कि घातक। सेंटेंस नंबर है आपका 14, प्लीज़ टेक दीज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्कुट फैक्ट्री, यानी कि इन स्टूडेंट को जो है बिस्कुट फैक्ट्री का एक राउंड लगवा कर आया जाए। आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है प्लीज़ से। यस, सो आप रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सेंटेंस में हो रखा है, लेकिन आपको देखना होगा क्या सेंटेंस सही है। सही से मतलब अगर सेंटेंस इस तरह से हो, जैसे कि मैंने कहा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ, समझा दूँ। मैंने कहा प्लीज़ हेल्प मी, और हमें इसका पैसिव बनाना हो, सो हम बनाते हैं इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आपको प्लीज़ हटाना होगा और उसकी जगह पे का तो सेंटेंस लग जाएगा आपका हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यही हालात आपके नेगेटिव सेंटेंस के भी होंगे, जैसे कि उसने कहा डोंट स्पिट हेयर, यानी कि यहाँ ना थूकें। सो आप इसको बनाएंगे यू आर फॉरबेड टू, डोंट हट जाएगा, बस का तो सेंटेंस आ जाएगा स्पिट हेयर, क्या हो जाएगा आपका स्पिट हेयर। सो यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहना चाहिए। अगर यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तब तो ये सेंटेंस आपका ठीक है, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है। अब देखते हैं बी सेंटेंस को क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब सेंटेंस अगला आपका बिल्कुल एज इट इज़ आना चाहिए, उसमें से कोई भी चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। टू टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्कुट फैक्ट्री, टू टेक दीज स्टूडेंट राउंड द बिस्कुट फैक्ट्री, बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा है सेंटेंस में स्ट्रक्चर, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर बी आपका कंफर्म है, बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड प्रिवलेंट, यस बड़ा प्यारा वर्ड है, PREVALENT, ऐसी कोई चीज़ जो सभी जगह व्याप्त हो, प्रिवलेंट हर जगह मौजूद होना या हर जगह व्याप्त होना, प्रिवलेंट। हमें बताना है सिनोनिम्स। यस, पहला वर्ड है आपका अनयूजुअल, यस अनयूजुअल मतलब असामान्य। नेक्स्ट है आपका कॉमन, यानी कि जो सभी के पास हो। अगला है रेयर, बहुत कम देखने को जो मिले, और डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉमन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल कॉमन हो, आम हो, जो लगभग सभी के पास हो, जैसे कि आज मोबाइल सबके पास है, अच्छे एंड्रॉयड वाले, यस उस तरह से। नेक्स्ट है आपका वही PQRS, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कह रहे कि हाउएवर न्यू रिसर्च शोज दैट टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक कैन हैव इट्स डाउन साइड्स फॉर सीनियर्स। डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियन एंड प्रोवाइड अ हेल्दी एक्सक्यूज़ टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि डॉग्स जो हैं एक अच्छे साथी हैं, एंड प्रोवाइड और प्रदान कराते हैं अब हेल्दी एक्सक्यूज़, एक अच्छा स्वस्थ बहाना, टू गो फॉर अ वॉक, वॉक पर जाने का, और इससे इस बहाने आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग अ डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल, यानी कि इट वंस सीम्ड ऐसा लगता है बिल्कुल कॉमन सेंस के हिसाब से, कभी माना जाता है कि कुत्ते को घुमाना बहुत अच्छा रहता है और लोगों के लिए। अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन एन अमेरिकन मेडिकल जर्नल सेज इंजरीज अमंग सीनियर्स रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंग प्रिविलेंट। चलिए हमें सबसे पहले ढूंढना है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट जो आपका मेरे तरह से निकल कर आ रहा है, क्योंकि खुद ही कह रहा है वो या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि आपके सभी ऑप्शन में ए या सी से ही स्टार्ट हुए हैं। पहला ऑप्शन ABCD, दूसरा है CBAD, फिर है CABD, और फिर है ADBC, ADCB। या तो ए होगा या सी, ए हो नहीं सकता। यस सेंटेंस का पहला ऑप्शन, तो इसका सेंटेंस का पहला ऑप्शन होगा आपका सी ही, क्योंकि मैं पहले ही पता लगा चुका था, यानी कि सेंटेंस का आंसर या तो होगा ये या होगा आपका ये। इट वंस सीम्स कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल। सी के बाद देखना हो क्या होगा आपका, ओल्डर पीपल के लिए गुड है।
क्यों? क्योंकि डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियन एंड प्रोवाइड अ हेल्दी एक्सक्यूज टू गो फॉर अ वॉक एंड गेट अ बिट ऑफ एक्सरसाइज। सी के बाद बी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, चलते हैं 17 सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 17 आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। कह रहा है कि टेल्गो अ स्पेनिश कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। टेल्गो एक ट्रेन है जो हमारे यहाँ आन लग रही है। टेल्गो स्पेनिश कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर डैश, यहाँ पे जो लगाया उसने यानी कि टेल्गो ये कहना चाह रहा है इज़ वन ऑफ द मेजर। ऑफ की वजह से ये तो कन्फर्म है कि प्लूरल नाउन आएगा। यस, पहला वर्ड आपका मैन्युफैक्चर्स, बनाने वाले। दूसरा है क्रिएटर, कम से कम नहीं आएगा, कंफर्म है। बिल्डर्स लगता है बिल्डिंग को बनाने के लिए, और कंस्ट्रक्टर भी होता है बिल्डिंग बनाने वाले ही। तो यानी कि आपके ये नीचे के 3 ऑप्शन हैं बेकार, आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चर्स। यानी कि टेल्गो इज़ अ स्पेनिश कंपनी इज़ वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स। अगला है आपका लॉक बैरल एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये आपका एक इडियम है, यानी कि पूरी तरह से, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से, इमीडिएटली जी नहीं, पार्शली पार्टली ये भी नहीं हो सकता, रेयरली जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से। नेक्स्ट है आपका 19 और 19 से 23 आपका एक क्लोज टेस्ट है। कह रहेगा द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वॉज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी। जो पॉलिटिकल कंडीशन थी भारत की 18th सेंचुरी में वाज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी, यानी कि एकता की थोड़ी सी कमी थी। डैश द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ऑप्शन हमारे पास अगले पेज पे हैं, वैन, ऑन और विद इन। यहाँ पे ऑप्शन में है गड़बड़ी। यस, 2 आगे दे दिए और 2 पीछे, ये गड़बड़ी थोड़ी सी है, बाकी देखते हैं अभी क्या चल सकता है। कह रहा है कि ऑन द डिक्लाइन, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर के पतन के साथ साथ ही हो सकता है इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये इसका आंसर हो सकता है विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। बाकी ऑप्शन देखते हैं, इन, वैन और ऑन। जी सही, 19 का आप यही आंसर लगाएं। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर नो डैश इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स डैश इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू यूनाइट द डैश अंडर सेंट्रल अथॉरिटी। नो डैश ऑप्शन से खेलेंगे। ऑप्शन हमारे पास में नो वन, नो अदर, नो अनदर, नो अदर या फिर नो मोर। ये तो आपको पता ही है, आपने पॉजिटिव डिग्री में खूब अच्छे से इसको पढ़ा था, नो अदर का एक रूल। सो नो अदर लगाएंगे यहाँ पे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कह रहे कि नो अदर इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स डैश इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू यूनाइट। 21 में ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास में है। नीचे, प्लेस, रोल या सीट। नीचे बोल देते हैं किसी जीने वगैरह के नीचे, जो घरों में जीने वगैरह होते हैं वहाँ पे आला बना देना, उसे बोलते हैं नीचे। प्लेस मतलब जगह, और रोल मतलब आपको पता ही है, सीट माने ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे मीनिंग पे चलते हैं। नो अदर इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स प्लेस, जी यहाँ पे इट्स प्लेस यहाँ पे लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज टू यूनाइट द डैश अंडर सेंट्रल अथॉरिटी, टू यूनाइट द डैश। 22 रीजन, टेरिटरी, कंट्री या स्टेट। 22 में तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रीजन, टेरिटरी, कंट्री या स्टेट। हमारे पास सवाल देखना पड़ेगा फिर से एक बार। इट्स प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू यूनिट द कंट्री। यूनिट द कंट्री
या फिर यहाँ पे अगर स्टेट में एस होता तो ये भी सही होता, क्योंकि स्टेट हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए यूनिट द स्टेट्स, ये भी इसका आंसर ठीक हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल इसका आंसर होगा आपका सी। 23 के ऑप्शन में पहले लिख लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। टू, एट, ऑन, ओवर। टू यूनाइट द कंट्री अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी, द मैराथन हु रोज, टू, एट, ऑन, ओवर। द मैराथन हु रोज, यहाँ पे आपको इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है आपकी राइज के साथ आपका आता है टू, राइज टू, यानी कि किसी परिस्थिति में डटकर खड़ा होना, किसी विपरीत परिस्थिति में भी या फिर अच्छी परिस्थिति में भी, हालांकि विपरीत परिस्थिति में ही खड़ा होना होता है डट करके, तो यानी कि डट के खड़ा होना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टू, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा 23 का। 24 देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड आपका रॉन्गली स्पेल्ड है। यस, रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा वर्ड आपका? नोटिफिकेशन, NOTIFICATION, नेसेसिटी, नेगोशिएशन और नेग्लिजेंस। यहाँ जो पहला वर्ड है नोटिफिकेशन, जो कि है बिल्कुल करेक्ट, नेसेसिटी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन की स्पेलिंग है CI ना करके NEGOTIATION, नेगोशिएशन की स्पेलिंग आपके यहाँ पर रॉन्ग है। यस, ये इसका एक आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज़ क्राउडेड एंड नॉइजी। देखिए यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है कि लोधी कॉलोनी इन दिल्ली, आज थोड़ा सा क्या है कि हमारे यहाँ शहर में कल रात से ही लाइट भागी हुई है और सभी तरह से डाउन हो चुके हैं, इन्वर्टर वगैरह सब चीज़। तो यहाँ आज घर से बाहर बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है, तो थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा है आने जाने वाले वाहनों का, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ी साउंड के साथ में, बाकी और कुछ नहीं। यस, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि लोधी कॉलोनी इन दिल्ली को आप कट कर दीजिए, लोधी कॉलोनी के हिसाब से यहाँ पे इज़ आया, जो कि ठीक है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी, अदर प्लेसेस इन द सिटी, पता ही आपको प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, तो ये भी आपका बाहर हुआ। यहाँ पे इसके हिसाब से वर्ब आएगी दैट के बाद, जो कि आएगी आपकी आर, इज़ नहीं, यानी कि यहाँ पे दैट इज़ क्राउडेड की जगह दैट आर क्राउडेड होना चाहिए था सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पोर्शन में हो जाएगी इसकी एरर। यस, क्योंकि ये आपका था एक रिलेटिव प्रोनाउन रूल, दैट, विच, व्हाट, हु के बाद जो वर्ब आती है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यस, इनके अपने खुद के रूल के हिसाब से वर्ब नहीं आ सकती, तो पीछे जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही वर्ब आती है। अगर पिछला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर पिछला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ। अदर्स के हिसाब से यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। यस, दैट आर क्राउडेड एंड नॉइजी, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी। सो ये था आपका आज का सेट SSC CGL प्री टेस्ट ही सेट नंबर 22, यानी कि अब हम 22 सेट तक फिनिश कर चुके हैं। इसके अंदर जो 2018 बुक में मेरे पास MB की बुक है 40 सेट हैं लगभग टोटल, यानी कि अब 18 सेट आपके बचे हैं सिर्फ, अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं बचे हैं। ये भी फिनिश होंगे जल्दी ही, फिर हम लोग 2016 या फिर और देखते हैं कुछ भी जो हमें लगता है, क्योंकि 17 के तो मैं करा चुका हूँ आपको पहले ही, 17 के हो चुके हैं, 18 के अब आपके चल रहे हैं सेट ये। यस, 19 के एग्ज़ाम अब होंगे, वो आप देकर के आओगे। यस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।